हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। आज बच्चों हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। एक ज्वाइंट सेशन है मेरा और एक बड़े ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी इस समय और उत्तर प्रदेश में बड़े ही चर्चित व्यक्ति श्री वैभव मिश्रा जी का। और सबसे पहले इन्हीं के साथ आप सबकी आज बातचीत होगी। ये आपको मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे और थोड़ा सा इनके बारे में मैं परिचय बताऊं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी बातचीत में अपने बारे में वैभव जी सब कुछ बताएंगे। तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल है उसके जीएम है। इसके पहले एडीएम फाइनेंस लखनऊ रहे और बहुत से बड़े पदों को सुशोभित किया है। और 2006 में देखिए सक्सेस कैसे आती है। 2006 में उत्तराखंड पीसीएस के थर्ड रैंकर रहे, यानी तीसरी रैंक लगी थी। और 2008 में उत्तर प्रदेश पीसीएस की पहली रैंक वैभव मिश्रा जी की ही थी, यानी 2008 के पीसीएस पहली रैंक के होल्डर है ये। और 2008 और 2009 में इन्होंने इंटरव्यू दिया। 2008 में मेरा और इनका इंटरव्यू एक साथ था। बोर्ड हमारा अलग था लेकिन हमारी बेंच एक साथ थी। तो ये इनका परिचय रहा जो बड़ा ही एक क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी एक बार सुनेगा तो उसको यही लगेगा कि वाह लाइफ हो तो ऐसी हो, यानी केवल सक्सेस और केवल सक्सेस। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक सक्सेस इंसान के पीछे अनकही होती हैं। तो वो अनकही बातें हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करके तब मैं श्री वैभव मिश्रा को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जरा समझिएगा, आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि सर हम आर्थिक सामाजिक रूप से बड़े ही पुअर बैकग्राउंड से हैं, हमारे पिता काम नहीं करते, हमारी माँ कुछ काम करती हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यानी हम हमेशा कहते हैं कि हम गरीब, हमारा बैकग्राउंड है, हमारा सिविल सर्विसेज कैसे होगा। श्री वैभव मिश्रा जी जीती जागती मिसाल हैं कि एक कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी इन्होंने अपने स्वप्न को कभी छोड़ा नहीं। जरा समझिएगा, वैभव जी के पिताजी 1980 में भी, मतलब 1980 में वैभव जी के साथ नहीं रहे। आप सोचिए इनकी उम्र कितनी रही होगी। माता जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता, आप समझिए आर्थिक इनकम कितनी रही होगी। और पूर्णतया ग्रामीण पृष्ठभूमि, पढ़ाई बिल्कुल सामान्य स्टार्ट हुई। 10वीं कक्षा में, जो कि बोर्ड हाई स्कूल बड़ा मानिंद एग्जाम माना जाता है, उसमें 46% इनके थे। कितने? 46% मात्र। और 12वीं में यानी इंटर की परीक्षा में यह फेल हो गए। और आज आपके सामने इनकी सफलता, उत्तर प्रदेश 2008 पीसीएस के ये फर्स्ट रैंकर रहे, 2003 के उत्तराखंड पीसीएस के थर्ड रैंकर रहे, 2008-9 में लगातार आईएएस का इंटरव्यू दिया। और मेरे बड़े अभिन्न है, हम लोगों ने पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साथ ही करी। एक लंबा संघर्ष इनका मेरे सामने रहा है और उस संघर्ष में ये हीरे की तरह चमक करके आगे आए हैं। इसलिए यह मेरा एक कर्तव्य था, नैतिक भी और पुनीत कर्तव्य था कि मैं इनको आप सबके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आप इनके जीवन के अनुभवों से, इनके संघर्ष से, इनकी असफलता से और अंततः इनकी सफलता से मोटिवेट हो और अपने जीवन में किसी भी चीज को अपने लिए बाधक ना बाने और केवल कर्म करे, परसिवरेंस रखे और सफलता आपके आगे आएगी। वैभव जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि अब आप शुरुआत करें अपनी तरफ से कुछ जो जो भी आप कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप कहें, उसके बाद फिर मैं सारी बातें आगे बढ़ाऊंगा। नमस्कार सुनील जी, धन्यवाद अपनी टीम में जोड़ने के लिए और बच्चों से बात कराने के लिए। आपका हृदय से आभार। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा कुल 400 से 500 घंटे का एक खेल है। कोई भी बच्चा जो ये 500 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, उसकी हाई स्कूल, इंटर, किसी भी पृष्ठभूमि हो। मैं कुछ चीजें आपने बताई, कुछ चीजें और बता दूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गया था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो डिग्री कॉलेजेस हैं, ईसीसी, इन सब का एंट्रेंस दिया था और इन सब में फेल हो गया। पत्राचार से मैंने बीए किया था और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने लेक्चर
लेक्चरशिप एग्जाम क्वालिफाई किया, लेक्चर था, और फिर सिविल सर्विसेज में यहाँ पे आया। इंपॉर्टेंट बात ये, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, अगर किसी विषय पे आप नहीं जानते, इसका केवल इतना मतलब है कब तक आपने उस विषय पे नहीं पढ़ा है। जानने और ना जानने में केवल 8 से 10 घंटे का अंतर होता है, और किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने में कुल 500 घंटे का अंतर होता है। कोई सामान्य बुद्धि का सामान्य छात्र जो हाई स्कूल इंटर में, जैसे आपने देखा, मुझे एक हाई स्कूल में 46% को इंटर में फेल था। उसके बाद पीसीएस की परीक्षा में इस बात को सिद्ध करता है कि कोई भी बच्चा जो सामान्य से आर्थिक प्रश्नों और सामान्य बुद्धि को धारण करता हो, वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने वैभव जी की जो सबसे अच्छी बात अभी इसमें आई वो कि 400-500 घंटे, यानी 400 से 500 घंटे अगर आप समर्पित हो जाएं टोटल, यानी एक वर्ष अगर आप अपने आप को झोंक दें तो सफलता आपके पास है। बनस्पत की आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके माता पिता गरीब हैं, अमीर हैं, कोई मतलब नहीं करता है। कुछ किताबें हैं, कुछ कंटेंट है, और आपका 100% समर्पण है, सफलता आपके हाथ में है। तो अब मैं यहाँ सिलसिलेवार बातचीत करना चाहूंगा श्री वैभव मिश्रा जी से। जो सबसे पहली चीज है कि जब आप 10th में 12th में, मतलब 10th में आपका 46% था, 12th में आप फेल हुए, तो मतलब एक गिरावट थी, ये बहुत बड़ी गिरावट। उसके बाद आपने कैसे अपने आप को मजबूत किया? आप बता रहे हैं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के रहे हैं वो सारे एंट्रेंस एग्जाम भी फेल कर गए। इनफैक्ट ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, जिसको बहुत ही कॉमन डिग्री कॉलेज माना जाता है, उसका भी एंट्रेंस आप फेल किए। तो इतनी गिरावट, जैसे असफलता मिली आपको, लेकिन आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? क्योंकि बहुत से बच्चे इसी पृष्ठभूमि से, यानी जैसे जहां से मैं हूं, जहां से आप हैं, और हम लोगों का जो पूरा बेल्ट है, हिंदी माध्यम के ही बच्चे हम लोगों के साथ में है, और बैकग्राउंड बहुत वीक है, उनको भी 10th 12th में अच्छा एजुकेशन मिलता नहीं है। तो कैसे आपने वहां से अपने आप को ओवरकम किया? या जब, और इस साथ में ये भी बताइएगा कि जब आपका 12th में फेल हुए थे तो क्या लगा था एक समय, सोसाइटी क्या करेगी, कैसे करेगी, जरा ये जर्नी बताएं। देखिए सुनील जी, 12th में जब फेल हुआ था तो इत्तेफाक, और एक इत्तेफाक ये था कि हमारे नाना जी इंग्लिश के टीचर थे उस विद्यालय में, और इंग्लिश में ही मैं बुरी तरह से फेल हुआ। दूसरी बात यह है कि उस पूरे इंटर कॉलेज में अकेला मैं फेल हुआ था और कोई दूसरा बच्चा फेल नहीं हुआ था। उस बार रिजल्ट इतने अच्छे थे। तो सारे समाज में जो गांव के हमारे लोग थे, उन लोगों का एक बात दृष्टिकोण होता था, हर व्यक्ति अपने बच्चों को कहता था कि यार देखो, वैभव छात्र, अगर कोई बच्चा हमारे साथ खेलता था, उसके पिताजी माताजी उसकी पक्का पिटाई कर देते थे, वैभव छात्र में बर्बाद हो गए। छब मेरी है, लेकिन परिस्थिति और छब चाहे जो, जब भी हम कंपटीशन में, जब हम आने का निर्णय लिया और ये डिसाइड किया कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना है, हमने केवल दो बात किया था जो हमारा मूल मंत्र था। एक, हमें पूरे कंपटीशन से कुछ लेना नहीं होता। जैसे अगर किसी की बता दिया है कि आपको ये किताबें रख दिया जाए और ये बताया सारी किताबें तैयार करना है, इसके बाद आपको क्वालिफाई करना है, इसकी तुलना में हमने छोटे छोटे भागों में बांट लिया पूरे सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जो छोटा सा टुकड़ा मुझे मिलता था उस दिन के लिए, जैसे आज मुझे मानसून पढ़ना है, तो फिर हमें और कुछ मतलब नहीं होता, केवल मानसून, छोटे से विषय के छोटे से टुकड़े से हम बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते थे कि अच्छा केवल मानसून ही पढ़ना है यार, केवल मानसून के विषय में ही जाना है। उससे क्या होता था, पूरे सिलेबस को पहले छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेना, उस छोटे टुकड़े को पढ़ते समय और सब चिंता छोड़ देना। उससे क्या होता था कि छोटी सी जानकारी हमें प्राप्त करना, ये पता तो बहुत बड़े बर्डन थे। सामान्यतः सिविल सर्जन में सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है कि ये बहुत कठिन एग्जाम है। शुरू में हमें बच्चों ने बताया, जो सीनियर्स होते थे वो गाइड करते थे, क्या तो फला व्यक्ति ने 17 में दिया दे रहा है, इससे कंपटीशन का कोई संबंध नहीं है। कंपटीशन एक बहुत ही सरल सी चीज है, इसमें सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, उस सिलेबस को पढ़ना, और जिस सिलेबस को जब पढ़ रहे हो आप उस विषय में केवल कंसंट्रेट करना, बाकी विषय में चिंता छोड़ देना। तो हमारा जो सिद्धांत था कि सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर सरल से कठिन कर, जो चीजें में सबसे सरल लगे। पहले ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, किसी तरह से बीए में फर्स्ट क्लास हो जाऊं इसमें विचार किया। फिर एमए में ये विचार आया कि एमए में किसी तरह फर्स्ट क्लास आ जाए, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो चीजों को बहुत ही छोटे भाग में बांट कर लेना और छोटे से भाग को पे कंसंट्रेट करना,
बाकी के विषय में सोचना बंद कर देना, और जो सबसे सरल पार्ट हो उसको सबसे पहले करना। तो धीरे 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 करके एक लेवल पे आपका नॉलेज लेवल काफी बढ़ जाता है। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे, ओवरनाइट किसी व्यक्ति ने टॉप नहीं किया। तो इसके लिए जो 6 महीने या 8 महीने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से जब आप गुजरते हैं, सुनील जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो असफलता का आपका बांध है, ये टूटे चाहे जब, लेकिन उस बांध के पीछे जो पानी का फोर्स होगा धीरे धीरे इकट्ठा होगा, बूंद बूंद करके इकट्ठा होगा। तो ये जो फेल होने से लेके टॉप करने तक की जो यात्रा है, इसका जो मूल मतलब दो ही थे। एक तो सारी समस्या को ऊंचाई पे चाहे जितना जाना हो आपको, लेकिन आपको सीढ़ी पे ही चढ़ना है। सीढ़ी की स्टेप्स एक स्टेप्स होंगे, इस स्टेप को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जिस ऊंचाई पे आप जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी सीढ़ियों पर पैर रख के पहुंच जाएंगे। आप 8 फीट की ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे अगर सीढ़ियां आपकी छोटी नहीं है। और अगर सीढ़ियां छोटी हैं तो मैं पूरा विश्वास साथ कर सकता हूँ आप हिमालय पे चढ़ सकते हैं एक समय के साथ। तो पहली बात तो कभी भी अपने ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा न हो जाए कि बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा एग्जाम, कुछ नहीं। जब भी आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये एक छोटा सा प्रश्न होगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न लेके आपके 100 प्रश्न, 110 प्रश्न, 120 प्रश्न जो भी आपके हल होंगे, ये हर प्रश्न अपने आप में छोटा प्रश्न होगा। आपको आता है कि नहीं, ये कला प्रवर्ग में या सिविल सर्विसेज में कोई चीज कठिन नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात केवल इतनी सी है कि वो चीज आपको आ रही है कि नहीं। आपको आएगी जब आप छोटे छोटे पार्ट में सिलेबस को करके पढ़ लेंगे। सामान्यता रही ना बात अगर की कहत सुनन की नाय, जानत है तो कहत नहीं, कहत सो जानत नाय। इस सिविल सर्विसेज में बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने मन की पढ़ाई कायदे से नहीं की, उन लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है कि बहुत ही कठिन, बहुत ही रेपुटेटिव एग्जाम है। ये बहुत ही सामान्य एग्जाम है जिसमें एक सिलेबस है, उस सिलेबस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है, उस सिलेबस को पढ़ना है। तो मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि 100% कोई भी बच्चा केवल 500 घंटे, आपकी जिंदगी के 500 घंटे, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपकी कुंडली बदल देगा। इस पूरे के पूरे जन्म को बदल देगा। गरीब घर में पैदा होना आपकी डिमेरिट नहीं है, गरीब घर में मरना आपकी डिमेरिट होती है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस जगत में सारी चीजें उपलब्ध है। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कितनी चीजों को उपभोग करते हैं, कितनी चीजें आपको मिल पाती है। बहुत अच्छी बात वैभव जी ने कही बच्चों की, वीर भोग्या वसुंधरा। और ये आप मान के चलिए बच्चों की, यानी वीर वही है जो इस पृथ्वी पर सब कुछ अवेलेबल है और उसको अपने अनुकूल ढाल लेता है। तो ये जो वैभव जी बता रहे हैं, यानी 500 घंटे, ये गजब का कॉन्सेप्ट है कि 500 घंटे आप अपनी जिंदगी के समर्पित कर दीजिए। एक और दूसरी चीज, इनकी बात का जो सबसे बेस्ट पार्ट आया है वो ये आया निकल करके कि यार लाइफ में ना सीढ़ियों पर चढ़ो। इकट्ठा अगर आप सीढ़ियों पर क्लाइंब करोगे तो गिरोगे और चोट लगेगी, यानी कि सरल से कठिन की तरफ चलो। और बच्चे क्या होते हैं वैभव जी, जो मेरा अपना एक मानना है कि बच्चों को लगता है कि जो कठिन है ना पहले उसको खत्म कर लिया जाए, जबकि 100 क्वेश्चन यूपीएससी। जी जी सुनील जी, एक ही मैं बताना चाहता हूँ, कठिन प्रश्न में भी आपको 8 अंक मिलेंगे। कठिन प्रश्न में भी आपका अंक समान है ना, ये अंकों का खेल है। यहाँ पे आप सरल क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपके अंक कट जाएंगे, और कठिन क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपके अंक बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे सरल सवाल हो चाहे गलत सवाल, दोनों अंक देने वाले। बिल्कुल, तो यही जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों इस चीज को लर्न करिएगा। वैभव जी का जीवन, मुझे लगता है कि मैंने, आप सबको पता है बेटा, मैं लगातार इंटरव्यू करता रहता हूँ। आईएएस के कितने इंटरव्यू किए हमने, और आप सबने देखा मेरे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए आईएएस में। इस बार भी देखो बच्चे 3 ही बच्चे थे, मेंस में 2 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सब उस चीज के गवाह हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि वैभव जी की जो ये जर्नी रही है ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि एकदम से लाइफ में, यानी पिता नहीं, मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझे कि सर हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं, कि जो है पिता नहीं, बचपन में ही पिता चले गए, माँ आंगनबाड़ी में काम कर रही, आप सोचिए। और उसके पश्चात जो है 12th में फेल हुए,
कोई भी एंट्रेंस ग्रेजुएशन के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी ये जो कॉन्सेप्ट था कि लाइफ में 500 घंटे आपकी जिंदगी बदल देंगे, और सरल से कठिन, यानी कि हम पहले सरल को करें, कठिन अपने आप होगा, ये जो कॉन्सेप्ट रहा। इसके अलावा जो ये कॉन्सेप्ट रहा कि ये एग्जाम सामान्य एग्जाम है, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूं, बहुत इजी एग्जाम है। इसको कुछ भाग्य विधाताओं ने, जो लगातार फेल होते हैं, जो मठाधीश हो जाते हैं, आपके हॉस्टल में मठाधीश हो जाएंगे, आपके कॉलेज में मठाधीश हो जाएंगे, आपके गांव में मठाधीश हो जाएंगे, आपके फ्लैट में मठाधीश हो जाएंगे। जो बच्चे लगातार फेल करते हैं और 100% डेडिकेटेड नहीं होते हैं, वही इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। ये देखिए, टॉपर्स भी कह रहे हैं, यही बात मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि जो कर्मन मतलब होता ना, कि जो कर्म करेगा वो जिंदगी में कभी भी असफलता उसके आसपास आएगी नहीं, ये फाइनल है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस का टॉप करना, पहली रैंक लगाना, उत्तराखंड पीसीएस का 3rd रैंक लगाना, आईएएस का लगातार इंटरव्यू देना, ये सब आप सोचिए, इनकी जर्नी देखिए आप, कि इंडिया के सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करें। उत्तराखंड पीसीएस भी टॉप कर रहे हैं, नंबर 3rd का मतलब टॉप ही है। यूपी पीसीएस भी 2008 के टॉपर है, ये 1st रैंकर है, और यूपीएससी के लगातार इंटरव्यू देने वाले हैं। तो एक बच्चा जो 46% 10th में 12th में फेल है, इंट्रेंस कहीं नहीं हो पाया, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे आज से ये रोना रोते हैं कि सर मेरी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके अंदर जिजीविषा होनी चाहिए। अब इसके बाद वैभव जी से कुछ और बातचीत करूंगा। वैभव जी, एक जो हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी समस्या हमारे टाइम में भी थी, अब हम लोग तो कभी प्री में फंसे नहीं, इस वजह से हमारे लिए तो उतनी नहीं रही हम लोगों के लिए, लेकिन यार आजकल प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। इस पर मैं चाहता हूं आप अपनी तरफ से, चूंकि आप बहुत अच्छा समझाते हैं और मैं अपनी लाइफ में 2-4 लोगों से इन्फ्लुएंस हूं, आपसे मेरी जैसे पर्सनल 1-to-1 बातचीत बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूं क्योंकि आप बहुत तार्किक बात करते हैं। तो जरा इन बच्चों को बताइए, चूंकि इस समय हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स ही सबसे बड़ी समस्या हो चुकी। मैं आपको बताऊं, 50 बच्चे भी, भाई साहब 800 आईएएस की सीट आ रही, 50 बच्चा भी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर रहा है जी। ये इसके दो कारण है जी। एक कारण ये है कि जैसे मैं पिछले 10 सालों से हर बार देखता हूँ यूपी पीसीएस का टॉपर कोई इंग्लिश मीडियम व्यक्ति होता है। इस साल शायद हिंदी मीडियम में किसी बच्चे ने टॉप किया है। इससे पहले लगातार 10 साल तक अंतिम टॉपर मैं ही था हिंदी मीडियम। एक दिक्कत ये होती है, हम हार जाते हैं मानसिक रूप से डे फर्स्ट। अगर मीडियम इस लेवल पे भाषा केवल अव्यक्त का माध्यम है, ध्यान दीजिएगा, भाषा कहीं भी ज्ञान का माध्यम नहीं है। कोई इंग्लिश मीडियम का, कोई हिंदी मीडियम का, वो ज्ञान की विषय सोचने का तरीका दोनों का एक ही होता है। हमारा आपसे ये कहना है कि जनरली क्या हो रहा है प्रीलिम्स में, एसएससी प्रीलिम्स में क्या होता है कि बच्चों को दो चीज, एक तो अंसार्ड पे फोकस हमेशा से अंसार महत्वपूर्ण रहा था और रहा है। उसका कारण समझिएगा क्यों। एक काम क्यों होता है कि जैसे भी हम आप बात करें कि पॉलिटिकल साइंस के संविधान से आप क्वेश्चन पूछें, तो आप देखेंगे संविधान से जो क्वेश्चन पूछना आप शुरू करेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन या तो मूल अधिकार से होगा, या प्रस्तावना से होगा, या राष्ट्रपति से होगा। इस प्रकार से जो कोर टॉपिक्स है जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, जी 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 उससे होता है। बिल्कुल। अंसार की खासियत क्या होती है? अंसार की खासियत क्या होती है? पूर्व में अध्यापकों द्वारा, पूर्व में प्रोफेसर द्वारा, पूर्व में विद्वानों द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो पूछी जा चुकी है। तो जो उनके समझ में इंपॉर्टेंट चीज आई है, अंसार पे फोकस करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, इस बात पे बिना दिमाग लगाए कि अंसार से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो मोटी मोटी किताबों को, इस किताब से पढ़ा नहीं हुआ दूसरी किताब पढ़ लिया, दूसरी किताब से पढ़ा नहीं हुआ तीसरी किताब पढ़ लिया। प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटजी होती है, पतली किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा की 10 किताब को एक बार पढ़ना। एक किताब को 10 बार पढ़ना नोट करो, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की 10 किताब को एक बार पढ़ना। हाँ, एक मिनट, एक मैटर को आप 10 बार पढ़ते हैं। जी जी, बच्चों नोट करिए इस पॉइंट को, बच्चों इस पॉइंट को नोट करिए। वैभव जी जो बता रहे हैं, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार, यानी रिवीजन। सर हाँ, कंटिन्यू। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक किताब को 8 बार 10 बार पढ़ते हैं, एक किताब को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं,
उस किताब का ज्ञान आपको मेमोराइज हो जाता है, जी उसका आपको फायदा मिलता है। जी बात नंबर एक। बात नंबर दो, पढ़ने की तकनीक। जैसे ताजमहल के विषय में कोई व्यक्ति रटे कि ताजमहल में 4 मीनारें हैं, एक डोम है, एक चबूतरा है, ये रटे। इसकी तुलना में एक आदमी ताजमहल की पिक्चर देख ले, तो जो ताजमहल की पिक्चर देखा है वो भी ज्यादा बेहतर ताजमहल के विषय में लिख पाएगा अपेक्षाकृत उस बच्चे की जिसने याद किया है ताजमहल की 4 दीवारें, 4 मीनारें। तो वो उस समय कंफ्यूज हो, परीक्षा में 3 थी कि 4 थी। जी क्लियर। इंपॉर्टेंट बात है कि एक याद करने की पिक्चर थ्योरी और संवाद थ्योरी होती है। पिक्चर थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी की मैपिंग करके जहां पे जो चीज है उसको वहीं पे दिमाग में बैठा लीजिए। बार बार आप जब देखेंगे किसी चीज को, जैसे जितने वन्यजीव वर्ण है उस स्टेट में भर लीजिए, वहां पे आप याद कर लीजिए। बेसिकली ज्योग्राफी में तो पिक्चर थ्योरी 100% काम करता है। दूसरा है संवाद थ्योरी। किसी भी विषय में, जैसे संविधान की कुल 400 धाराएं हैं, वैसे तो संविधान पढ़ने में समझ में नहीं आता, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने मित्र के साथ केवल 20 मिनट टाइम निकाले, और ये इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या 10 अनुच्छेद पर डे याद करें और 10 मिनट इस पे बात करें, तो एक दिन आएगा 10 अनुच्छेद, 40वें दिन ऐसा होगा कि आपको 400 के 400 पूरे अनुच्छेद 20 मिनट की मेहनत से आपका तैयार हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और अगर एक बार आपका संविधान तैयार हो गया, तो चाहे सुभाष कश्यप की हो, चाहे डीडी बसु की हो, चाहे लक्ष्मीकांत की हो, चाहे आप, सबने उसके बाद संविधान की केवल व्याख्या की। जी जी बिल्कुल। आपकी व्याख्या थोड़ा कम अच्छी हो सकती है, उनकी व्याख्या थोड़ी ज्यादा, लेकिन मूल तथ्य आपके पास आ जाएगा। जी दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को लगता है कि ओवरनाइट मुझे पॉलिटी पूरी याद होगी। ये संभव नहीं है। आपका केवल छोटा सा टारगेट हुआ 10 अनुच्छेद हमें पढ़ना है, और अपने मित्र के साथ जब चाय पीने जा रहे हैं रास्ते में डिस्कस करना है। जी 40वें दिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी, कुल 400 अनुच्छेद पे 100% आपकी कमांड हो जाएगी। उससे क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे। ज्योग्राफी में आपने मैपिंग की, ज्योग्राफी में आपने पिक्चर थ्योरी का प्रयोग किया, वो आपका काफी हद तक तैयार हो गया। तो हर चैप्टर के लिए, हर विषय के लिए, हर पार्ट के लिए एक स्ट्रेटजी आपने बनाई, जो आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो। जी उसको बनाने का तरीका जिसमें आप कंफर्ट हो, 100% कर पाए। जी पढ़ाई कहीं से मेहनत का काम नहीं है, पढ़ाई कहीं से बहुत जटिल काम नहीं है, बहुत ही सामान्य सा प्रोसेस है। और एक बात आपको और बता दें, एक स्किनर महोदय है, उनकी थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। पढ़ाई की खासियत होती है, जब आप कम पढ़ते हैं तो आपका कम मन लगता है, जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आपका ज्यादा मन लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा आता है, जब आप ज्यादा आता है तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है, जब आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका ज्यादा और मन लगता है। जी जी किसी भी विषय में जो जो आपकी जानकारी बढ़ती जाती है, जी सबसे कठिन होता है जानकारी की शुरुआत करना। तो एक बात और आपको आपसे शेयर करना था मित्र, बच्चों आपसे एक बात और शेयर करना था कि जब भी आप पढ़ते हैं तो निराशा, आशा, उत्साह, सुख और दुख, ये मानवीय भाव है, ये सबके अंदर आता है। महाभारत के एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। कर्ण जो महाप्रतापी योद्धा था, जब एक बार रणभूमि में उतरा, उसके साथी ने उससे पूछा कि कर्ण, आपको डर नहीं लगता है इतने बड़े बड़े युद्धों से युद्ध करते समय, अर्जुन वगैरह से? तो कर्ण ने कहा, वो लोग काठ के होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। तो अगर कर्ण की ये बात 100% सही है कि वो व्यक्ति जिन्हें इस परीक्षा में निराशा ना हो, जिन्हें इस परीक्षा में भय ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही। टॉप करने वाला व्यक्ति जब परीक्षा देने जाता है, जब परीक्षा देके आता है, जब रिजल्ट देखने जाता है, तो उसको भी घबराहट होती है कि हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। हमारे कहने का आशय यह है कि ये भय होगा, और जब भी ये प्रतिस्पर्धा में, युद्ध में उतरेंगे, तो ये भय स्वाभाविक और सहज है। इस भय के समय में जब आपके मन में निराशा हो, जब आप एकदम महसूस करें कि आप कुछ कर नहीं सकते, उस समय के लिए एक सिद्धांत बनाएं, वह कर्म को धर्म समझिएगा। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप केवल ये जान लीजिए कि ये समय मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम मेरा बीत रहा है, इसलिए कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्म को धर्म समझ के हम अगले 100 घंटे में, जब निराशा हो आपको, अगले 100 घंटे में यह पर्टिकुलर 2 चैप्टर तैयार करेंगे, बाकी हमारा कंपटीशन से मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे 100 घंटे बाद निराशा तो एक मनोभाव है, वो समय के साथ बदल जाएगा। 100 घंटे बाद आपका 2 चैप्टर भी तैयार होगा, और आपके मन में आशा की एक अतीत ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्या 100 घंटे में 2 चैप्टर तैयार कर। ये एक बात जो इंपॉर्टेंट है मुझे आपसे करनी है। अच्छा, एक चीज और, प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो
क्या ऐसा होता है कि जैसे हम सिलेक्टिव हो सकते हैं या कंप्लीट पढ़ें तो कंप्लीट सिलेबस तो कभी खत्म होता नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, करंट अफेयर्स है, तो इसमें से कुछ पोर्शन पर ज्यादा कमांड बनाए जो आपका फेवरेट है, जैसे अभी आपने कहा आपका ज्योग्राफी था, तो कुछ ऐसा करें या फिर मतलब सबको इक्वल लेके चलें, ये थोड़ा सा एक बार जरा। ये दो चीज मैं आपको बता दें। हमने पहली बात बताई थी कि सरल से कठिन की तरफ, तो जो सबसे आसान लग रहा है उसको सबसे पहले कीजिए और सबसे कठिन है सबसे बाद कीजिए। कुछ लोगों को ज्योग्राफी कठिन लग सकती है, कुछ को इकोनॉमिक्स, कुछ को हिस्ट्री। जिसको जो चीज कठिन लग रहा है उसको बात किए कर ले, क्योंकि एक जो सरल चीज है, सरल प्रश्नों के उत्तर भी आपको क्वालिफाई कराने में मदद करते हैं, ना कि सिर्फ कठिन से ही क्वालिफाई। बात नंबर 2, सुनील जी एक बात बताऊं, कई बार बच्चे ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं जो उनका काम नहीं है। जैसे हमारे कुछ मित्र इलाहाबाद में क्या करते थे, पेपर पढ़ते थे, पेपर का नोट बनाते, नो डाउट वो नोट्स बनाते थे, अच्छा काम था, मेहनत कर रहे थे, लेकिन किसी भी पत्रिका में 50 रुपए की महीने भर के पेपर का नोट्स बना बनाया आपको मिल जाए, तो जो काम कुछ एक्सपर्ट कर रहे हो उस काम को आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। बात नंबर 1। इसी प्रकार से बहुत सी चीजों को मार्केट में बहुत ही सरल और संक्षिप्त शब्दों में वो उपलब्ध होती है, तो जो आपको उपलब्ध हो जाए उसको पढ़ लीजिए, ना कि आप उसमें रिसर्च कीजिए। ये करना तो मेरा ये। दूसरी बात, हमेशा से 2-3 मूल मंत्र जान लीजिए। 2-3 कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, प्रतिभाशाली होना चाहिए, विलक्षण प्रतिभा के जरिए। मैं आपको बता दूं, वैभव मिश्रा से हाई स्कूल इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जो बच्चा उनके साथ 1 घंटा बैठता था, उसके माता पिता उसको पीटते थे कि वैभव के साथ रह के बर्बाद आप हो रहे हैं। वही वैभव मिश्रा पीसीएस के टॉपर है, तो प्रतिभा दोनों में सेम थी, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से चीजें बदली। तो जितने भी बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, सबकी प्रतिभा लगभग समान है। प्रतिभा का 90% भाग केवल श्रम होता है। बात नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। इसमें लोग कई बार अपना टाइम वेस्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और गाड़ी स्पीड से ड्राइव करते हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन गाड़ी की ड्राइविंग होता है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते समय गाड़ी को स्लो ड्राइव करते हैं, एकदम संभल के चलेंगे, कोई गलती नहीं होगी, कहीं से कोई कमी न रह जाए, तो आप 100% आपके हाथ कांपने लगेंगे और आप लड़ चलाना शुरू करेंगे। तो होता है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो इन सब बातों पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज नहीं क्लियर करने की कोई रिंच मिलेगी, नट बोल्ट टाइट करना है, ढीला करना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के दौरान बार बार पढ़ने में स्वतः ही होगा क्लियर, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार जब भी आप विषय को पढ़ें, तो विषय को पढ़ते समय जो और वैज्ञा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना समझ में आया, और अच्छे बच्चे कैसे करते, ये सब आपका विषय नहीं। सामान्य बुद्धि से, सामान्य प्रयास से, सामान्य तरीके से जो आप पढ़ाई करते हैं, वही पढ़ाई करने का एकमात्र और आइडियल तरीका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इन सब बातों में उलझने की तुलना में किसी भी विषय को जब आप पढ़ रहे हैं तो स्पीड से पढ़ते जाइए। किसी भी विषय को जो पढ़ने का तरीका होता है, कोई भी विषय तभी समझ में आता है जब 3 बार पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका होता है कि प्रथम दृष्टया में किसी भी विषय की सामान्य और मूल समझ, जो आपको महसूस होगा कि हमें नहीं समझ में आएगा, तब भी अनचाहे अनजाने काफी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो उसका 20% और समझ में आता है। तीसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो उसका 10% और समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है स्वामी विवेकानंद जी के अलावा कि जो किसी भी व्यक्ति किसी भी विषय को एक बार पढ़ के समझ जाए, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कोई भी चीज बिना पढ़े आ गई। तो आप ये जान लीजिए कि जो समस्या आपके सामने आ रही है, बच्चों इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो समस्या आपके सामने आ रही है, ये समस्या जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं सबके सामने है। इसका एक ही इलाज, किसी विषय को 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना। एक बात आपको और बता दें, कुछ सवाल आपके गलत होंगे, कुछ सवाल पढ़ने के बाद गलत। इसका एक सिस्टम आप समझिए। कुछ आपका व्हाइट जोन होता है, व्हाइट जोन होता है जिसमें एकदम क्लियरिटी होती है विज्ञान में। कुछ आपका डार्क जोन होता है जिसमें आप ज्ञान तो नहीं होता लेकिन अनुमान होता है, और कुछ आपका ब्लैक स्पॉट होता है जिसमें आपका ना ही ज्ञान होता है ना ही अनुमान होता है। तो जब भी आप पढ़ते हैं, ये हर व्यक्ति का, इवन सुकरात के साथ,
कुछ उनका व्हाइट जोन था जिसके विषय में उनको क्रिस्टल क्लियर ज्ञान था, कुछ उनका डार्क जोन था जिसके विषय में ज्ञान की संभावना को गेस कर सकते थे, और कुछ उनका ब्लैक जोन था जहां उनका ज्ञान नहीं। ये सारे बच्चों के साथ होती है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी पूरी पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य है कि इस व्हाइट को बढ़ाना, डार्क को ऊपर ले जाना और ब्लैक को कम करना। किसी भी व्यक्ति को सिलेबस के 20 से 25% से ज्यादा ज्ञान नहीं होता। केवल 20 से 25 या अधिकतम 30%, जो बहुत विद्वान लोग होते हैं उनको सिलेबस का 40% का ज्ञान हो जाता है। इस 40% प्लस कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्फिडेंस, ये 40% प्लस कॉन्फिडेंस, ये दो चीज मिला के आपकी बेहतरीनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम बहुत फिल्म्स के विषय में जो आप सुनील जी फिल्म्स के विषय में जो बात कर रहे थे जी, फिल्म्स का केवल एक सिस्टम है, वो है बार बार अभ्यास। चाहे आप अंसाज पेपर से कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, चाहे आप किसी विषय को पढ़ के कर रहे हो, चाहे आप किसी विषय को जान के कर रहे हो, एक बात मैं 100% आपको क्लियर कर दूं, कंपटीशन की दुनिया के 99% छात्र एक बार पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते पूरे 15 से 20 साल के कैरियर में। केवल अधिकतम 2 से 3% छात्र ऐसे होते हैं जो पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं। 58% छात्र ऐसे होते हैं जो पूरे सिलेबस को एक बार नहीं पढ़ते। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, जिस तरीके से प्रीलिम्स को वैभव जी ने बताया, मुझे लगता है इससे ज्यादा क्लियरिटी कुछ भी नहीं हो सकती, और एकदम बारीक बातें बताई हैं। तो प्रीलिम्स का मतलब होता है बार बार अभ्यास। बार बार अभ्यास यानी बार बार अभ्यास, और वो अभ्यास चाहे आप खुद पढ़ करके करें, टेस्ट सीरीज के साथ करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ करें, यानी कि बार बार अभ्यास, जिससे कि चीजें आपके दिमाग में रहे, मेमोराइज करके आप चल पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रीलिम्स में हम लोगों को यही रणनीति अपनानी है। अब कुछ बातें यहाँ पर, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, जो पहला अटेम्प्ट होता है उनका, तो वो पहले अटेम्प्ट में बड़े मतलब ये मान के चलते हैं। मैं आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ, दो प्रकार के बच्चे, एक तो मान के चलते हैं कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, चलो यार कुछ भी हो गया, ऐसा होता है। और दूसरा होता है कि वो बेचारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सपना लेके आते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे, हिंदी मीडियम की बात मैं कर रहा हूँ, बट बेचारों का सपना टूट जाता है, प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या चक्र है, इसके बारे में बस थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट को ट्रायल में करने का निर्णय लिया, कभी तो ट्रायल कर रहे हैं, वो श्योर फेल हो गए। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट पे 100% तैयारी करते हैं, नहीं हमें इस बार 100% क्रैक करना है, वो या तो सफल होते हैं या असफल होते हैं। लेकिन असफल भी होते हैं तो सफलता के काफी करीब पहुंच गए। तो जब भी जो बच्चा इस निश्चय के साथ परीक्षा में उतरता है कि नहीं हमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही हमारा आखिरी अटेम्प्ट है, हमें इस युद्ध में जीतना ही जीतना है, तो वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो इस परीक्षा में उतरते हैं, वो तो 100% सफल होते हैं। उनके साथ सफलता टाइम की बात होती है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट सफल हुए कि सेकंड अटेम्प्ट सफल हुए। लेकिन जो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं उनको इसमें लंबा टाइम लगता है, 5 साल 7 8 साल, क्योंकि हर बार आप ट्रायल करेंगे, हर बार आप एरर होंगे। आपका टारगेट, देखिए शक्ति व्यक्ति में नहीं होती, हमेशा शक्ति लक्ष्य में होती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है। जब आप थकान आपको लगेगी 14 किलोमीटर में 10 किलोमीटर चढ़ जाने के बाद या फिर लौटते से, और अगर वैसे आपको कह दिया जाए 4 किलोमीटर दूर मार्केट है, जरा जाकर पैदल सब्जी लेते हैं, तो आपको तुरंत घर में थकान लगेगी, आप 4 किलोमीटर और पैदल जाए। तो लक्ष्य आपका बड़ा हुआ जब 14 किलोमीटर और चढ़ाई का लक्ष्य, तो आपको थकान अक्सर वैष्णो देवी से लौटते समय महसूस होगी। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी ही ज्यादा शक्ति, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा, उतनी ही ज्यादा ताकत आपके इनहैरेंट शक्तियां देगी। और जितना छोटा लक्ष्य, जिन व्यक्तियों ने बीएड एंट्रेंस के लिए कोचिंग करने का निर्णय लिया, बीएड एंट्रेंस की बड़ी तैयारी कर रहे हैं या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर वो बीएड एंट्रेंस में फेल होते हैं। और जिस व्यक्ति ने आईएएस को टारगेट बनाया और मनसा वाचा कर्मणा ये सोचा कि आई एम द बेस्ट, हम श्योर करें, आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये लक्ष्य और आपका लक्ष्य के प्रति समर्पण, 90% बात आपने केसरी मूवी देखी होगी। केसरी मूवी में अक्षय कुमार का एक डायलॉग बड़ा मोटिवेट करता है जी। उसने कहा कि हम 21 लोग जंग तो तब जीत गए थे जब हमने युद्ध करने का निर्णय लिया, लड़ने का फैसला किया। तो 90% तो जंग आप तब जीत जाते हैं जब आप
युद्ध का फैसला करते हैं। ये फैसला कर लिया नहीं, पहले अटेम्प्ट हमें जीतना है, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। इस जी। फैसले के बाद ही 90% आपने जंग जीती। जी, बहुत बढ़िया। तो ये प्रीलिम्स के लिए बच्चों बहुत बहुत बढ़िया बातें वैभव जी ने बताई। और एक बार मैं और चाहूँगा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं और जिनका कमज़ोर बैकग्राउंड है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमज़ोर मतलब आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से, और ये ऐसे बच्चे हैं जो चाह के भी कोचिंग नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ उन बच्चों के लिए आप कुछ यहाँ पर बताएं। सुनील जी 2 बात मैं बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ सोच। सोच, युद्ध में सोच। 90% युद्ध का 90% भाग मानसिक होता है, केवल 10% भाग शारीरिक होता है। आपको एक उदाहरण बताएं। हॉस्टल लाइफ में जब तक मैं सीरियस स्टूडेंट नहीं था, तो सुबह 9 बजे उठता था, 9:15 बजे मंदिर करता था, 1 घंटे 1.5 घंटे पेपर पढ़ता था, उसके बाद चाय पीता था, कुछ लोग आगे रात की चर्चाएं करता था, उसके उपरांत 12 बज जाता था, खाना खाता था, 1 बजे खाना खा के सो जाता था, 4 बजे उठता था, फिर वॉलीबॉल फुटबॉल ग्राउंड में चला जाता था, खेलता था, शाम को आकर सोता। एक सोच ये। और दूसरी सोच, जब कंपटीशन पर मैं सीरियस हुआ तो रात में ही कल क्या पढ़ना है ये हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। कल मुझे 6 बजे उठना है, 6 से 8 ये पढ़ना है, 10 पढ़ना, पूरा सिलेबस ये है और कल की टाइमिंग ये है। जब मैं ये सोच के शाम को सोता था और एक कागज पे नेक्स्ट डे का माइक्रो प्लान कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना, ये माइक्रो प्लान बना के और उसके बाद टेबल प्रैक्टिस उसके बाद हो जाता। तो आप यकीन मानिए कि 5:45 बजे नींद उठ जाती थी और तुरंत 15 मिनट में सारी कार्रवाई फ्रेश होना, पेपर पढ़ना, कंप्लीट होना, 15 मिनट में सब तैयार होता है, 6 बजे कुर्सी पर बैठ जाए। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रत्येक बच्चे से मेरा अनुरोध है कि यहाँ भौतिक संसाधनों की बात नहीं है। अगर भौतिक संसाधन होते तो मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का बेटा हूँ और राज्य लोक सेवा के पहले नहीं मैं कदाप में। संसाधन इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सोच इंपॉर्टेंट है। आपके पास 2 बात समझिएगा, इन संसाधनों से सदैव जूझना पड़ेगा अगर आपने अपनी सोच मजबूत की। अगर आपने ये निर्णय नहीं कर लिया कि हमें इस बेड़ी को तोड़ना है। कोई व्यक्ति गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब होता है, और गरीब व्यक्ति के पास 2 ही संसाधन, या तो अपनी क्षमता से आगे बढ़ सके या अपनी बुद्धि से आगे बढ़ सके, अपनी सोच से आगे बढ़। आपके पास संसाधन है नहीं, क्योंकि आप गरीब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए, तो आपके पास केवल एक चीज है, वो है आपकी सोच और बौद्धिक क्षमता, जो परिस्थितियों को बदल सकती है, ये विश्वास। और उन परिस्थितियों से निकालने के लिए आप समझिए, गरीब को अमीर बनाने के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। अगर आप गरीब, तब तो 100% फर्म हो जाइए कि ये काम आपको ही करना है। इस व्यवस्था से आपकी सोच की आपको निकालना है। बहुत बढ़िया। तो सोच अगर आपने बना लिया तो नो डाउट आप 90% जंग जीत सकते। जी। देखो बच्चों, वैभव जी ने जो बातें बताई हैं, अब इनको इनकी पर्सनालिटी इन्होंने बताया कि मैं मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मतलब बेटा हूं, और मैं राज्य लोक सेवा यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस में मैं फर्स्ट रैंक लगाया, और मैं साथ में उल्लेख कर दूं फिर से उत्तराखंड पीसीएस में तीसरी रैंक, और आईएएस के 2 इंटरव्यू लगातार। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, बड़ी इनकी लाइफ की बड़ी रोचक घटना है वो, अब यहाँ पर मुझे करना चाहिए नहीं, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि वो यूट्यूब पर है, तो इनका भी कंट्रोल उस पर नहीं है और मेरा भी कंट्रोल नहीं है। सोचिए यार कि सोच क्या कर सकती है एक आंगनबाड़ी, ये बार बार कह रहे हैं। हालांकि आंगनबाड़ी कोई काम छोटा नहीं, गांधी जी कहते हैं ना, सारा काम, सबका काम बराबर है और सब अपने काम का खाते हैं। तो हम लोग उस प्रिंसिपल पर, लेकिन केवल आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये बात कही जा रही है कि जो हम कहते हैं ना आर्थिक पृष्ठभूमि हमारी, ये यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग देखिएगा, बड़ा ही हिट वीडियो है, वो समाचारों में छाया रहा। अखिलेश यादव जी कुछ नियम कानून का उल्लंघन करके और एयरपोर्ट पर जाना चाहते थे, वैभव जी ही थे जिन्होंने उन्हें रोका और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। ये होता है एक अधिकारी पृष्ठभूमि क्या होती है, मैटर नहीं करता, आपकी सोच क्या होती है मैटर वो करता है। इसके लिए इनको बड़ी सराहना मिली, मीडिया में सराहना मिली, और यूट्यूब पे आप देखिए उसके मिलियन व्यूज हैं। और तो ये होती है सोच, यानी पृष्ठभूमि से क्या मतलब, हमें करना है तो हमें करना है। आप सीएम है तो क्या हुआ, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक्स सीएम है तो क्या हुआ, अगर हमारा पावर है और आप गलत कर रहे हैं तो हम झुकेंगे नहीं, हम आपको रोकेंगे।
हम ऐसा नहीं कि हम कोई एक मतलब गुंडई कर रहे हैं या अनैतिक काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूं तो नहीं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो वो कर्तव्य क्यों निभा रहा है? क्योंकि सोच वैसी है। तो ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे ही लोग हमें लाइफ में प्रेरणा प्रदान करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज इन सब बातों से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। और अगर आप उस घटना के बारे में कुछ बताना चाहें तो बच्चों को अच्छा लगेगा आपके मुख से सुनना। जी सुनील जी, इस घटना के विषय में पहले मैंने आपको बता दिया, जो फार्मूला है कर्तव्य कर्म को धर्म समझ के करना है। जब भी जिंदगी में कठिन परिस्थिति, जब भी जिंदगी में असाध परिस्थिति, जब भी जिंदगी में बड़े काम आपको करने होते हैं, जहाँ पे आप ये महसूस कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे आपका कर्तव्य क्या है, वहाँ हमारी ड्यूटी क्या है, इतनी सी बात फैसला कर देती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान कर देती है। जहाँ पे जो हमारी लीगल ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हम निर्वहन कर रहे हैं। बस इतनी सी बात सुन लीजिए। और आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो ओके बच्चों, आज की चर्चा यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। फिर आगे हम ऐसे ही आप लोगों के लिए चर्चाएं लाते रहेंगे और वैभव जी को पुनः भी लाएंगे। इस बात का इनसे हम यहीं पर प्रॉमिस ले लेते हैं। और अब की बार आएंगे तो हम लोग मुख्य परीक्षा पर बातचीत करेंगे, इंटरव्यू पर बातचीत करेंगे और भी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और जो बच्चे स्पेशली यूपी पीसीएस पर फोकस हैं तो उनके लिए एक अलग सेशन भी हम रख लेंगे, जिसमें हम केवल यूपी पीसीएस पर फोकस होकर के, चूंकि ये यूपी पीसीएस के फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, टॉपर रहे हैं 2008 में, तो कहीं ना कहीं वो भी हिंदी माध्यम से रहे हैं, तो इन पर भी हम लोग काफी बातचीत करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, नमस्कार। Unacademy. Let's crack it.